नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिंपली डिस्क्राइब इंग्लिश चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस चैप्टर को समझना हमारे लिए एक तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही आप अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ते तो मान के चलें आपका नेचर के बारे में अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको। अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है उसके बारे में भी आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वाकई में हम लोग हमारी स्पीसीज़ जो है वो ह्यूमन स्पीसीज़ जो है वो अर्थ पर कब से रहना शुरू हुई है। और जियोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर ये टाइम बहुत कम है। हम ह्यूमन स्पीसीज़ ने बहुत ही कम टाइम के अंदर इस पूरे नेचर को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करा है। यह रियलिटी है। कहीं ना कहीं पर जो हमारे एनवायरनमेंट के जो थिंकर्स हैं वो भी इस बात को लेकर कई बार अपनी समस्या जो है वो लोगों को बताते भी हैं, बट इवन आफ्टर द पीपल आर नॉट क्वाइट अवेयर अबाउट दिस। सो इट इज़ एन अराइजिंग इशू बिफोर अस एंड द स्टूडेंट शुड हैव द नॉलेज अबाउट दिस ऑल थिंग्स एट एन अर्ली एज, ताकि वो बाद में जाके कुछ उसके बारे में सोच पाए। ठीक है, तो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये हमारे लिए। और प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है इस मामले में, कि इस चैप्टर के मामले में स्पेशली, कि आप लोग इस चैप्टर को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें। और मेरा भी यहाँ पर बिल्कुल एफर्ट नहीं रहेगा कि मैं आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ाऊँ, क्योंकि यहाँ हम लोग उससे भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तिशानी दोषी ने जिस तरीके से इस चैप्टर को लिखा है और जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं, अगर हम उस मैसेज को अगर नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं पर मान के चले वर्थलेस हो जाएगा हमारे लिए इस पूरे चैप्टर को पढ़ना। तो ऐसी चीज़ मैं नहीं चाहूँगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और साथ ही में जो मैसेज देना चाह रहे हैं तिशानी दोषी उसको हम ट्राई करेंगे कि अच्छे से हम गेन कर पाए। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये हमारे सामने है तिशानी दोषी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। इंट्रोडक्शन की बात करें, इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिशानी दोषी describes the journey to the coldest, driest and windiest continent in the world। अनडाउटेडली जानते हैं वो कॉन्टिनेंट कौन सा है, अंटार्कटिका है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। इस पूरी दुनिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री अगर बात करें तो वो अंटार्कटिका के अंदर ट्रैप्ड है। इसका मीन ये नहीं कि वहाँ पे अपन को हिस्ट्री पढ़ने के सोर्स मिल जाएंगे, ऐसा कतई मेरा मीनिंग नहीं है। यहाँ पर बात ये है, अगर आपको उसको समझना है अच्छे तरीके से तो अंटार्कटिका एक अच्छा प्लेस है जहाँ पर जाके आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जॉफ ग्रीन्स स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जॉफ ग्रीन एक थिंकर हैं और साथ ही में एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप ये कह सकते हो। और इनका पूरा फोकस रहा है कि बच्चों को इस मामले में अवेयर करा जाए कि आज क्लाइमेट चेंज हमारे सामने कितना बड़ा इशू बन के चला है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको वहाँ ले जाते हैं और उन रियलिटीज़ का सामना करवाते हैं कहीं ना कहीं पर, कि देखो वास्तविकता क्या थी और आज हम कहाँ पर हैं। और इन चीज़ों को की ग्रेविटी जो है वो कहीं ना कहीं पर वो स्टूडेंट्स को बताते हैं। अब जॉफ ग्रीन के साथ एक प्रॉब्लम और भी थी। वो पहले कई बार उनके साथ ऐसा हुआ था कि वो सेलिब्रिटीज़ को लेकर वहाँ पर गए थे, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की भी काफ़ी देखने की इच्छा होती है अंटार्कटिका को। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर उन्होंने उनका भी विजिट करवाया, पर उनको ऐसा लगा जॉफ ग्रीन को कहीं ना कहीं पर ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये शायद यहाँ पर आके जो देख के गए उनके लिए सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बना है। इसके बाद उन्होंने वापस अपने घर पे जाके कभी भी इसके बारे में और इसकी ग्रेविटी को समझा नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को बस एक कहीं ना कहीं पे एक टूर की तरह लेके और फिर उसको अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बच्चों को मेरे साथ यहाँ लेके जाता हूँ, जॉफ ग्रीन का ऐसा मानना है, तो वो फ्यूचर है हमारे दुनिया का आगे आने वाली, तो कहीं ना कहीं पर वो शायद इस बारे में सोचे और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करे। तो ये बात जो है वो जॉफ ग्रीन बताते हैं। दोषी थिंक्स दैट अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो एंड अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए ये पूरी बात है, आगे की स्लाइड के अंदर अपन देखते हैं और यहाँ से हम जर्नी जो है वो ऑथर की अपन स्टार्ट कर देते हैं। द नरेटर बोर्डेड अ रशियन रिसर्च शिप, द अकादमिक शोकाल्स्की। It was heading towards the coldest, driest, and windiest continent in the world, Antarctica. His journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras, Chennai. He crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and
at least 3 ecospheres. He traveled over 100 hours in car, aeroplane and ship to reach there. ठीक है, इसको समझते हैं पूरा कंसेप्ट क्या है। यहाँ पर इनकी जर्नी जो शुरू हुई वो इस इंडिया से शुरू होती है। ठीक है, आप यहाँ पर मैप के अंदर देख पाओगे, और इंडिया जो है वो, ये आपकी जो लाइन दिख रही है आपको सेंटर में, ये जो लाइन है वो इक्वेटर है, और इक्वेटर के ये ऊपर का जो पोर्शन है वो नॉर्थ कहलाता है, और ये जो पोर्शन है वो साउथ कहलाता है। ठीक है, तो इंडिया इक्वेटर के कौन से पार्ट में लोकेटेड है, तो फिर नॉर्थ पार्ट के अंदर, और यहाँ से ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और अल्टीमेटली यहाँ तक आते हैं, ये अंटार्कटिका का जो पोर्शन है। ठीक है, और इस दरमियान उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो हैं उनको क्रॉस करा, तो 9 टाइम जोन्स जो हैं उनको उन्होंने क्रॉस करा, 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करा, 3 बॉडीज ऑफ वाटर को क्रॉस करा, एंड एटलीस्ट 3 इकोस्फेयर्स। इकोस्फेयर वो प्लेस होता है जहाँ पर ह्यूमन स्पीसीज और फ्लोरा एंड फोना जो है वो सर्वाइव कर पाए, वो जगह जो है वो इकोस्फेयर कहलाती है। चेक पॉइंट्स बिल्कुल जानते हैं, जहाँ पर चेकिंग्स होती हैं। 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, अनडाउटेडली बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ ऑफ वाटर को यहाँ पे क्रॉस करते हुए ये लोग यहाँ पर आए थे। और टाइम जोन्स जो है उन्होंने वो तकरीबन 9 टाइम जोन्स को उन्होंने क्रॉस करा। अब टाइम जोन्स क्या होते हैं आगे की स्लाइड के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी दुनिया के अलग अलग टाइम जोन्स जो हैं वो बने हुए हैं, तो इंडिया यहाँ पर ये इस टाइम जोन के अंदर आ गया। ठीक है, देखा आपने। और अब क्या होता है, अच्छा ये कोई सीधी लाइनें नहीं है, यहाँ पर कभी कभी कुछ लाइन इस तरीके से भी बनी हुई है। ठीक है, ये चीज़ आप देखें और इसके बाद आपको ये चीज़ नज़र आएगी। अब देखो टाइम जोन्स बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, पहले मैं आपको उस चीज़ को बता देता हूँ। ये अर्थ है, ठीक है, और मानो यहाँ पर ये सन हो गया। अब ये सन जो है, ये सनलाइट यहाँ तक आ रही है, और एक टाइम में तो सन यहाँ पर ही हो सकता है ना, इधर पे तो नहीं होगा, ये बात तो मान के चलें आप। अब क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर ये सनलाइट जो है वो आ रही है, वहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियस है डे होगा, और इधर का जो पोर्शन है वहाँ पर क्या होगा, ये भी ऑब्वियस है कि नाइट होगी। ठीक है, अब देखें आप, मानो यहाँ पर ये इंडिया हो गया, ठीक है, और यहाँ पर यूएसए हो गया। अब इंडिया में क्या है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू दिस, बाकी ऐसा नहीं होता है। इंडिया के अंदर यहाँ पर क्या है, डे है, और इधर क्या है, यूएसए के अंदर नाइट है। तो मानो ऐसा हुआ, आप दिन में 11 बजे यहाँ से निकलते हैं यूएसए के लिए, और आप 3 घंटे में यूएसए पहुँचते हैं फ्लाइट से, तो फिर आप 11 बजे के बाद आप मान के चलो 3 घंटे में अगर आप पहुँचते हो तो आप कितने टाइम में वहाँ पे पहुँच जाओगे, अप्रॉक्सीमेट 2 o'clock पे आप वहाँ पहुँचोगे, जो दिन का टाइम है। लेकिन यहाँ पर क्या, अब सन जो है उसको यहाँ पर वापस आने में 24 आवर्स का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं कि आप 24 आवर्स जो है वो एक साथ ही जल्दी से जल्दी पूरा कर जाइए। और आप यहाँ पर आओगे, आपने देखा कि ये तो यहाँ तो नाइट है, ऐसा कैसे, जबकि 2 बजे तो नाइट होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, जो सन है उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा है, हर जगह पे अलग अलग टाइम जोन बना दिया, और उसी के अकॉर्डिंग टाइम जो है वहाँ पर वो शो होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जियोग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अपन उतना डीप जो है वो जियोग्राफी के अंदर जाना नहीं चाहते यहाँ पे। बस ये मान के चले आप कि पूरा वर्ल्ड जो है वो अलग अलग टाइम जोन के अंदर डिवाइडेड है। आप मुझे कमेंट के अंदर ये बात लिख के बताएं कि इंडिया का टाइम जोन, इंडिया जो है वो किस टाइम का यूज़ करता है। ठीक है, वैसे पूरे यूनिवर्सल तौर पे अगर अपन देखें तो जो हमारे पास ग्रीनविच मेन टाइम जो है वो कहीं ना कहीं पर स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है वर्ल्ड लेवल पर। तो ये बात आप ध्यान में रखें, और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या है वो मुझे बताएं आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना। ये क्या है, मैं एक बार ये पूरी स्लाइड पढ़ूंगा, आपको वेट करना है। बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, यहाँ पढ़ने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वहाँ से आपको उम्मीद नहीं खोनी है। अपन ठीक अगली स्लाइड पर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, 650 मिलियंस अगो, आप सोचे 650 मिलियन एगो, मतलब 1 मिलियन के अंदर 10 lakhs जो है वो ईयर आ जाते हैं, और 650 मिलियन मतलब एक बहुत, आप ये कह सकते हो कि शायद पास्ट के भी पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना लंबा टाइम हो जाता है ये। एगो अ जियांट सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडिड एग्जिस्ट। गोंडवाना जो है वो अपने एग्जिस्ट में था। अब देखो ये क्या है, बताता हूँ मैं आपको। इट सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और ये कहाँ पर सेंटर्ड था, आज के अंटार्कटिका के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, और उस समय ह्यूमन बींग्स का नामो निशान जो है वो पूरे ग्लोब के ऊपर कहीं नहीं था, हमारी स्पीसीज ही नहीं थी। द क्लाइमेट एट दैट टाइम वॉज मच वार्मर,
इट सपोर्टेड अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अच्छा, उस टाइम का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी वार्म हुआ करता था और इसी की वजह से काफ़ी फ्लोरा एंड फोना जो है उसके मामले में भी ग्लोब जो है वो काफ़ी रिच था। व्हेन द डायनासोर्स बिकम टोटली एक्सटिंक्ट, ऐसा माना जाता है जिस समय डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हुए, वो ख़त्म हो गए, उस समय मैमल्स जो हैं वो इस धरती के ऊपर आए। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इंटू कंट्रीज एज दे एग्जिस्ट टूडे। और इसके बाद क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है और इसके बाद जो अपन को आज का जो वर्ल्ड है वो अपन को नज़र आता है। अब देखिए, इसको समझते हैं अपन इस स्लाइड के ऊपर होता हुआ क्या था वाकई में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 225 मिलियन एगो की बात है। ये पूरा वर्ल्ड है सर। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है चारों तरफ, ये ब्लू जो है, इतना पानी था और इस तरीके से था पूरा जो हमारा लैंड मास, तो ये हो गया और इधर पूरा क्या हो गया, दोनों साइड में अपने पास वाटर नज़र आता है। और ये जो पूरा पोर्शन था उसको कहते थे पेंजिया, क्या कहते थे। अब यहाँ पर ये इंडिया है आपका और यहाँ ये अंटार्कटिका है। आप देखो, ये मतलब इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, एक समय ऐसा था। ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। आप अगर उसको बहुत अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो फिर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी को थोड़ा सा देख लें, है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए हुआ क्या था। इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, अब ये थ्योरी जो है वो पूरी आप समझोगे तो आपको पता पड़ेगा ये जो कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। अब ये जो पूरा लैंड मास था वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो गया। एक यहाँ का ऊपर का पोर्शन जो बना वो लॉरेशिया, और ये जो बना इसको क्या कहते हैं अपन, गोंडवाना। और यहाँ पर ये जो एक सी बना था जिसको अपन बोलते हैं टेथिस सी। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अब क्या होता है, फिर वापस धीरे धीरे जो लैंड मास जो है वो अलग होता जाता है, एक दूसरे से सेपरेट होता जाता है। और 100 मिलियन ईयर एगो पहले यहाँ पर ये इस कंडीशन में आता है जहाँ पर अपन को ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो है वो नज़र आते हैं, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ये 100 मिलियंस ईयर एगो जो है उस समय तक ये स्थिति थी। और इसके बाद क्या होता है, अर्थ की अगर आज की अपन बात करें तो अंटार्कटिका यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा और इंडिया जो है वो यहाँ पर होगा। तो सोचिए कितना कुछ चेंज हो गया, है ना। इतनी डिस्टेंस जो है वो इंडिया एंड अंटार्कटिका के बीच में हो गई। और सोच, यकीन नहीं करोगे आप इस बात का कि इंडिया एंड अंटार्कटिका जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सेम लैंड मास का हिस्सा थे। मुश्किल है थोड़ा, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये बात सच है। और कई वैज्ञानिक जो हैं वो इस बात को साबित भी कर चुके हैं कि ऐसा हुआ है। तो फिर ये चीज़ें समझनी है सर, इतना बड़ा चेंज कैसे हो गया। और एकमात्र जगह ऐसी है पूरे वर्ल्ड के ऊपर जहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो हैं, ठीक है, टूरिज़्म के लिए जाते हैं वो बात और हो जाती है, लेकिन परमानेंट वहाँ पे सिटीजन्स जो है वो आपको नहीं मिलते। एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर ह्यूमन स्पीसीज़ नहीं है। ठीक है, ये बात है, तो आपको यहाँ पर ये समझना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं अपन। स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। द पर्पस ऑफ द विजिट वॉज टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका। सही बात है, इसका विजिट का जो पर्पस था वो क्या था, अंटार्कटिका के बारे में कुछ और बातें जानी जाए। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलेरन फॉल्ट्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शेल्स। ये आपको जो नज़र आ रही है वो क्या है, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शेल्स। बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, जिस समय हमको प्री कैम्ब्रियन टाइम की अगर बात कही जाती है, ये एक एरा था। और यहाँ पर जो कॉर्डिलेरन फॉल्ट्स जो होती है, जो माउंटेन्स जो होते हैं, इनके बीच में जो फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्डिलेरन फॉल्ट्स कहते हैं, फॉल्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। और वहाँ जाके हम ये समझने जा रहे थे कि कार्बन जो है वो किस तरीके से हमारे क्लाइमेट के लिए ख़तरनाक होता जा रहा है, क्यों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर क्या है और किस तरीके से ये थिन होती जा रही है, पूरी वर्ल्ड जो है, ह्यूमन स्पीसीज जो है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, एक्सटिंक्शन जो है वो भी कैसे हुआ। 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अंटार्कटिका आइसबर्ग्स। यकीन नहीं होगा आपको, दुनिया के अंदर जितनी आइस है उसका 90% पोर्शन जो है वो आज भी अंटार्कटिका के अंदर वहाँ पर उन बर्फ़ों के अंदर जमा हुआ है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी आइसबर्ग्स हैं उनके अंदर। आर एस बिग एस कंट्रीज़, और कुछ आइसबर्ग तो ऐसी हैं जैसे पूरा देश ही वो हो जाए उनके अंदर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पर पूरा सीन जब आपकी आंखों के साथ में जब आप देखोगे तो विश्वास नहीं होगा कि आप क्या देख रहे हैं, है ना। डेज गो ऑन एंड इन 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर नाइट। अच्छा, और एक बात आपको नहीं पता है तो अमेरिका, ये जो अंटार्कटिका, वहाँ पर क्या होता है, 6 मंथ्स तो डे रहता है और 6 मंथ जो है वो क्या रहती है, नाइट रहती है। तो ये बहुत
विचित्र सी बात जो है वो भी अपन को अंटार्कटिका के बारे में नज़र आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें अपन को पढ़नी और सीरियसली इनको लेना है कि वाकई में ह्यूमन के आने के बाद यहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है। द मोस्ट हॉटली contested debate of our time is whether West Antarctica ice sheet will melt entirely or no। ये आज के समय की सबसे हॉट डिबेट है जहाँ पर बात करने की ज़रूरत है कि जो वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट जो है वो मेल्ट करेगी क्या। अगर वो पिघल जाती है तो इस धरती का क्या होगा। मैं कहता हूँ क्या होगा, ये बात तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अनडाउटेडली जब भी ऐसा होगा तो आइस मेल्ट की वजह से वो आइस जो है वो जैसे ही पानी के अंदर तब्दील होगा उसके बाद से सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और पूरा लैंड मास जो है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। ये 100% होना है। लेकिन आइस जो है वो कब मेल्ट करेगा, अगर वार्मनेस जो है वो बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ी तो वो आइस जो है वो मेल्ट होगी और वो आइस अगर मेल्ट होगी तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं पर सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। और आज भी ऐसा साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि डे बाय डे जो है वो सी लेवल बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं पर उसका इम्पैक्ट जो है वो हमको आज नहीं तो कुछ समय बाद नज़र ज़रूर आएगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्टडी द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर अस टू गो। अंटार्कटिका हैज़ अ सिंपल इकोसिस्टम, बहुत सिंपल इकोसिस्टम है वहाँ का। फूड चेन जो है वो भी हमारे सामने बिल्कुल क्लियर रहती है। ठीक है, एंड लैक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है। बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है। तो कुछ स्पीसीज़ ही है जो वहाँ पर सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी स्पीसीज़ अगर उस अंटार्कटिका के अंदर रहने अगर जाती है, ठीक है, या फिर वहाँ पर रह रही है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर है, साथ ही में उनके जो वर्च्यूज़ होते हैं वो किस टाइप की कंडीशन के अंदर रह पाते हैं। तो ऐसे बहुत से कम स्पीसीज़ होती है जो उस तरीके के एक तरीके से चिलिंग एनवायरनमेंट के अंदर, चिलिंग टेम्परेचर के अंदर अपने आप को जीवित बनाए रखें। तो ऐसा बहुत कम होता है। इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस ऑन अस। कितने छोटे छोटे चेंजेस जो हैं वो वाकई में कितना बड़ा प्रभाव जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ जाके ऑब्जर्व करी जा सकती है। वही मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जी, क्योंकि बच्चा है, ठीक है, अगर वहाँ पर आप एक छोटा रूम है उसके अंदर एक छोटा बच्चा आता है, वो आवाज़ करता है और उस रूम में पहले से ही कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ के अंदर कोई टैप रिकॉर्डर वहाँ पर चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, उस बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी क्योंकि उसकी आवाज़ को सुना ही नहीं गया। उसी तरीके से आज क्लाइमेट की जो हमारे सामने एक डिमांड बन रही है, जो बड़ा टॉपिक बन रहा है जिसके बारे में बात की जानी चाहिए, वो उस बच्चे की तरह है। वहाँ पर लोग जो है वो बात करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, वो टैप रिकॉर्डर है जो हमारी डे बाय डे की लाइफ है, जो दूसरे कॉन्टिनेंट से हम उनकी बातें ही सुन रहे हैं कहीं ना कहीं पर और उन चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, अगर आपको उस बच्चे की आवाज़ सुननी है तो अगर आपके रूम के अंदर टैप रिकॉर्डर बंद करा जाएगा तभी जाके उस बच्चे की आवाज़ सुन पाओगे। तो ठीक उसी तरीके की बात जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर अप्लाई होती है। अगर समझना है आपको इस अर्थ के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाने वाले हैं हम, तो अंटार्कटिका जो है उसको अपन को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और कितने ग्रेव सब्जेक्ट की ये बात करता है उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, साइंटिस्ट्स वार्न दैट a further depletion of the ozone layer will affect the lives of the sea animals and birds of the region। इस रीजन के अंदर अगर ओजोन लेयर जो है वो जरा सी भी यहाँ से अगर उसके अंदर डिप्लेशन अपन को नज़र आता है तो वहाँ के जो सी एनिमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं उनकी लाइफ तो पूरे तरीके से ख़त्म ही हो जाएगी, मान के चलें। इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ग्लोबल कार्बन साइकिल जो है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो बर्ड्स जो है वहाँ के वो ख़त्म क्यों हो जाएंगे, है ना, उसका रीज़न ये है क्योंकि उनको आदत है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर के अंदर रह चुके हैं। उनका बॉडी जो है वो उसके लिए ही कहीं ना कहीं पर अपने आप को डाल चुका है कि वो ठंडे इन्वायरमेंट के अंदर ही रह सकते हैं। और अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो अब उनके लिए उस तरीके के टेम्परेचर के अंदर खुद को एडजस्टेबल बनाना इजी नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो उनके सामने आएगी और कहीं ना कहीं पर उनको वो जगह छोड़नी पड़ेगी या फिर शायद ही ऐसा हो कि वो अब खुद को जिंदा भी रख पाएँ। ठीक है, द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स हैज़ पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर। इट हैज़ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। फॉसिल फ्यूल्स के
कहीं ना कहीं पे उनकी बर्निंग से आज हमारे पूरे इन्वायरमेंट के अंदर एक कार्बन जो है वो बहुत बुरे तरीके से जम चुका है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो अपन को ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे नज़र आता है। इट इज़ इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर विच इज़ विजिबल एट अंटार्कटिका व्हेन वी सी आइसबर्ग्स मेल्टिंग अवे। जब हम आइसबर्ग्स को मेल्ट होता हुआ देखते हैं तब जाके हमको रियलाइज़ होगा, क्योंकि यहाँ हमको कुछ पता नहीं पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी गर्मी हो रही है तो आपने फ़ैन चालू कर दिया, फिर कूलर चालू कर दिया, ऐसे ही चालू कर दिया, तो ठीक है चलो गर्मी इट्स ओके, वी कैन बियर इट, है ना। लेकिन सर वहाँ जो है आपके सामने ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। वहाँ पे आप देखोगे अगर गर्मी थोड़ी सी बढ़ती है तो जो आइसबर्ग्स होती है, बड़ी बड़ी शेल्स होती है जो आइस की, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होती है और वो पानी के तौर पे तब्दील हो जाती है कुछ ही समय के बाद। तो वो इम्पैक्ट जो है वो अपन को वहाँ नज़र आता है। और इसी बात की और इसी जो एक इशू है वो यहाँ पर तिशानी दोषी जो है वो हम सबके सामने रखती हैं कि हमको कहीं ना कहीं पर इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। इट शोज़ हाउ माइनर चेंजेस इन द एटमोसफेयर कैन कोज ह्यूज इफेक्ट। इफ़ द ग्लोबल टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द ह्यूमन रेस मे बी इन पेरिल। अगर ग्लोबल टेम्परेचर इसी लेवल के साथ, इसी पेस के साथ अगर बढ़ता रहा तो मान के चलें कि हम लोग जो है, हमारा अस्तित्व जो है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात अपन ने यहाँ देखी। अब देखो स्टूडेंट्स ऑन आइस जो है वो क्या है। स्टूडेंट्स ऑन आइस इज़ अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड द स्टूडेंट्स एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी अ बिग थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जिससे स्टूडेंट्स को ये बात बताई जाती है कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसका ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर कितना बड़ा खतरा है। इट इनकलकेट्स अ न्यू अंडरस्टैंडिंग इन दैम। जॉफ ग्रीन थिंक्स दैट हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। देखो उनका ऐसा मानना है कि जो जो आज की घड़ी में हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके पास आने वाले समय में पॉलिसी मेकर वो बनेंगे, है ना। तो शायद हो सकता है कि ये लोग इस बात की ग्रेविटी को समझे, क्योंकि आज फिलहाल प्रेजेंट के अंदर तो ऐसा कुछ अपन को नज़र नहीं आता। अनडाउटेडली कुछ एफर्ट्स होते हैं, हमने देखा भी है, ठीक है, लेकिन वो उतने प्रभावी नहीं हो पाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो इसके अंदर एग्री करते भी है। पेरिस एग्रीमेंट आपको हुआ था 2015 में, अगर पता हो तो, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और सभी लोगों ने ये कहा था कि हम लोग जो है वो कार्बन एमिशन को बहुत हद तक कम करेंगे। तो वहाँ पर ये चीज़ नज़र आई कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सब ने मना बोल दिया कि हम इसके लिए एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, और जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बाकी सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको ये बात बताई कि आपको फ़ंड प्रोवाइड करना चाहिए डेवलपिंग नेशन को, ताकि क्या करें वो लोग जो है इसको कम से कम कर पाएँ। और कहीं ना कहीं पर क्योंकि आज वो डेवलपिंग है तो उनको भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है ताकि वो डेवलप्ड हो सके। तो लेकिन यहाँ पर क्या करा, डेवलप्ड कंट्रीज जो है उन सब ने इस एग्रीमेंट को कहीं ना कहीं पर नहीं माना। और उसके अंदर सबसे बड़ा कंट्री जो अपन को नज़र आया जिसने सबसे पहले इस बात के लिए डिनाई करा वो था यूएसए। तो ये चीज़ हमारे सामने एक बहुत बड़ा इशू जो है वो फिर से क्रिएट करती है। दे कैन हेल्प इन सेविंग द अर्थ फ्रॉम इकोलॉजिकल डेंजर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो है वो स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके इफेक्ट जो है वो क्या क्या है। द ऑथर गिव्स अस एन एग्जाम्पल टू शो हाउ स्मॉल चेंजेस इन द एटमोसफेयर कैन बी थ्रेटनिंग। छोटे से छोटा चेंज जो है वो भी कितना एटमॉस्फेयर को थ्रेट कर सकता है, कितना उसको नुकसान पहुंचा सकता है। द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स ये जो वहाँ का जो पानी के अंदर अपन को इस तरीके की एक स्पीसीज़ जो है वो नज़र आती है। प्लांट्स होते हैं ये छोटे छोटे, और फूड चेन जो है इस रीजन की वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सिंगल सेल प्लांट्स हैं। दे नॉरिश द इंटायर सदर्न ओशियंस फूड चैन, और फूड चेन जो है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, बुरे तरीके से। दे यूज़ द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सप्लाई ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन का एक जो सोर्स है हमारे पास वो प्लांट होते हैं, ये तो हमको पता है। ठीक है, और यहाँ पर प्लांट जो हैं वो अपन को बिल्कुल नहीं न के बराबर दिखाई देते, ट्रीज़ वगैरह जो है। तो ये फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एक अकेली स्पीसीज़ है जहाँ से ऑक्सीजन जो है उसका एमिशन हो पाता है। ठीक है, एनी फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर के अंदर कुछ और डिप्लेशन हुआ तो ये जो प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगर ये प्लांट सरवाइव नहीं कर पाया तो बाकी की जो छोटी फिशेस होती हैं जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है ये सरवाइव नहीं कर पाएंगी, और ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो इन फिशेस के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो भी क्या नहीं कर पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी डिप्लेशन ओजोन लेयर के अंदर होता है तो सोचिए कितना बड़ा विषय है ये। ठीक है,
may affect the functioning and indirectly affect the lives of all marine animals। और जब ऐसा होगा तो सारे के सारे मैरीन एनिमल्स हैं उन सब की लाइफ जो है वो खतरे के अंदर आ जाएगी। इसके बाद देखते हैं वॉक ऑन द ओशियन। जब उन्होंने इन सारी चीज़ों को समझा फिर वो जो अंटार्कटिका के वहाँ पर एक छोटा सा वॉक लेते हैं और पूरे सीन को हमारे सामने बताते हैं। इट वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट। जब वो पहली बार वहाँ पर उन्होंने पैर रखा, ठीक है, दे क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉकड ऑन द ओशियन। तभी क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या है, ये गैंग प्लैंक इस तरीके का होता है, जहाँ पर शिप है या फिर कोई बोट है तो ये लकड़ी का एक तरीके से ब्रिज होता है। तो आप यहाँ से उतर के कहाँ पर आते हो, लैंड पर आते हो, तो इस तरीके का होता है ये। देर वर 52 पर्सनस इस जर्नी के अंदर, वहाँ पे 52 पर्सन इनके साथ में थे टोटल। दे वर वॉकिंग ऑन अ मीटर थिक आइस पैक। देखो ऐसा है, वो जो चल रहे थे ना, ये 1 मीटर की आइस पैक है, ठीक है। यहाँ ऊपर आइस है लेकिन यहाँ नीचे जो है वो सारा का सारा क्या है, पानी है। अगर यहाँ से ये मेल्ट करके ना, ये भी बहुत रिस्की है इस जगह पे चलना, अगर ये यहाँ पर मेल्ट करती है तो फिर ये सब जो है वो एक बहुत बड़े ओशियन है। यहाँ पर ये जो पानी दिख रहा है आपको, ये कोई छोटे कुएं का पानी नहीं है, एक ओशियन का पानी है ना। तो बहुत रिस्की काम था जब उन्होंने पहली बार वहाँ पे पाँव रखा। अंडर द आइस पैक देयर वॉज 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर। सॉल्टेड वाटर है सर, इतना अपन को नज़र आता है वहाँ पर। Seals were enjoying themselves in the sun on ice. The narrator was wondering about the beauty of the place. He wished it would not become a warm place as it used to be millions of years ago. Author वहाँ पे विश करता है क्योंकि एक समय में इंडिया, और ये एक लैंडमास का पार्ट था, उस समय अंटार्कटिका जो है वो कोई इतना अपन को कोल्ड प्लेस नज़र नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये अभी अभी कुछ टाइम में ही जो है वो इतना वार्म हुआ है, क्योंकि ह्यूमन स्पीसीज का इतिहास अगर निकाला जाए तो हम यहाँ पे सिर्फ 1200 ईयर्स एगो ही आए हैं ना, इतने साल का ही हमारा इतिहास है। और इसके अंदर ही हमने क्या करा है, नेचर को बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है, और क्लाइमेट जो है उसके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स का नज़र आता है। तो इतने टाइम में अगर हमने इतना कुछ नुकसान कर दिया है तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर तो सिचुएशन और भी बदल जाए, ठीक है। तो इफ़ इट हैपन्स द रिजल्ट कैन बी र्यूनस। अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं पर और भी खतरनाक हो सकते हैं। ये बात जो है वो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पर ये सोचने का विषय। और यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर एक बात और बता रखी, छोटा सा कोटेशन है, बहुत बढ़िया बता रखा है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें, बाकी की जो बड़े चेंजेस हैं वो अपने आप ही अकर हो जाएंगे, वहाँ पर अपने आप ही वो अपना प्लेस बना लेंगे। तो ये जो है वो मैसेज देना चाह रहे थे तिशानी दोषी। होप सो। मैं नहीं मानता कि मैंने इस चैप्टर को आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके से डिस्क्राइब करा है, लेकिन उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन ने कवर ज़रूर करा है। लेकिन साथ ही में मैं ये चाह रहा था कि आपको इस मैटर की ग्रेविटी को, जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस पर्पस से तिशानी दोषी ने लिखा है इस चैप्टर को, उसी तरीके से मैं इसको आपको बता सकूँ। होप सो कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस जो है वो उनकी अपडेशन भी मिलती रहे। और ये जो है वो चैप्टर मान के चलें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। हो सकता है यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बने भी सही। और कभी कभार तो ऐसा भी हुआ सीधा ही इस स्टेटमेंट के ऊपर, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, सीधा ऐसा स्टेटमेंट को लिखकर और फिर वहाँ पर डिस्क्राइब करके बता दिया गया। तो वहाँ पर भी आपको आंसर इस तरीके से भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ, जिसको अपन कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।